बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। सबसे पहले क्रिकेट की आज बात करेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप बड़े ही ज़बरदस्त मोड में जारी है। बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ख़ास तौर पर नाइजीरिया तो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, तो उनके बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएंगे कि उनकी जो तारीखी फ़तह है, गुज़िश्ता रोज़ कोई भी टीम जो है वो 3 फिगर स्कोर नहीं कर सकी। तो ये एक छोटा सा एलिमेंट ज़रूर है इस लेवल के ऊपर कि शायद हमें उस तरह के स्कोर्स नहीं मिल रहे, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द गेम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। स्कॉटलैंड बहुत अच्छा खेलता आ रहा है, जिस तरह मैंने कहा नाइजीरिया भी अच्छा खेल रहा है। भारत भी बहुत अच्छा स्टार्ट उन्होंने लिया है। उनकी एक लेग स्पिनर है, उन्होंने एक और एजाज़ अपने नाम किया जहाँ पर उन्होंने हैट्रिक की है, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त ओमन उनके लिए हो गया है। और आई थिंक ओवरऑल एक अच्छी क्रिकेट आपको देखने को अंडर 19 लेवल पर मिल रही है, तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच की बात ज़रूर करेंगे, जो कि 25 जनवरी से शुरू हो रहा है। ये भी मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है और लगता ही है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच भी जीतकर सीरीज़ को क्लीन स्वीप करेगा और टेस्ट चैंपियनशिप का जो एक कैलेंडर था उसको इख्तिताम पजीर करेगा। उसके बाद आपसे ज़रूर बात करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट आपको देंगे, जहाँ पर आईसीसी के आला सतह वफद की कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा उन्होंने किया है। तमाम तर इंतजामात जो हैं उनका जायज़ा लिया गया है और स्टेडियम्स के बारे में जो डेट दी गई है कि 25 या 26 जनवरी तक ये तैयार हो जाएंगे, लगता यही है कि काम जिस तेज़ी से चल रहा है स्टेडियम्स बिल्कुल टाइम के ऊपर तैयार होंगे। इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करनी है। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप को डिटेल में ज़रा डिस्कस करेंगे। हमें सब स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही है हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर और प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद मोहम्मद अवैस, हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह आप ऑरेंज पहन के नेदरलैंड्स को कर रहे हैं, तो मैं भी न्यूजीलैंड को कर रहा हूँ। या नीदरलैंड्स की देखो एहसान है हम पे, आपको याद हो उस वर्ल्ड कप वाला। हाँ, हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं वो। हाँ, वो या साउथ अफ्रीका, दोनों दोनों जो है हमेशा करीबी दोस्त हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे साबिर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बहुत ठाक, शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सनामीर, क्या कहना चाहेंगी? अब तक अंडर 19 वर्ल्ड कप बड़ा मज़े का जा रहा है और वो मैचेस ऑल दो, जिस तरह हमने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ 3 फिगर्स में नई टीम्स गई, लेकिन फिर भी मैं तमाम मैचेस जो देख पाया हूँ वो इतने क्लोज जा रहे हैं कि वो इतनी एक्साइटमेंट है और इतना ज़्यादा एक इमोशनल टच आपको इस लेवल पर नज़र आता है कि डेवलपमेंट ऑफ द गेम के लिए बहुत शानदार है। देखिए, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि वुमेंस टीम हों या लड़कियाँ हों, बच्चियाँ हों, इनको बहुत अरसा वेट करना पड़ा इस मोमेंट को देखने का कि आपको अंडर 19 लेवल पर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए। हम लोगों को ऑब्वियसली इस तरह का प्लेटफॉर्म मैसर नहीं था, पर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो इमोशनल आप होते हो एज अ क्रिकेटर या एज अ पर्सन भी, आपके ये टीन एजेस होते हैं और अर्ली 20s में, जिस वक्त आप सबसे ज़्यादा इमोशनली चार्जड अप होते हो और अभी फिज़िकली आप उस स्ट्रेंथ में पूरे होते भी नहीं हो, बट इमोशनली आपके अंदर बड़ी पावर होती है। तो बड़ा ज़बरदस्त एक उनको देखने का मिल रहा है मौका। मुझे ख़ुद भी मैचेस देख के बड़ा मज़ा आ रहा है, जिस तरह की सेलिब्रेशंस हो रही हैं और जिस तरह की उनकी ओवरऑल फाइट नज़र आ रही है। और मलेशिया में आपको लो स्कोरिंग मैचेस ही आप एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि एक तो इस वक्त उनका रेन सीज़न भी है, तो बारिश की वजह से आउटफील्ड भी स्लो हो जाता है, अक्सर थोड़ी हैवी होती है आउटफील्ड, और पिचेस के ऊपर भी बारिश अगर गिर जाए, जैसे क्योंकि आती है एकदम से बहुत तेज़ बारिश आती है जब भी मलेशिया में आती है, तो अक्सर पिचेस के ऊपर थोड़ा सा पानी भी गिर जाता है, जिसकी वजह से ग्रिप होनी शुरू रहती है बॉल स्पिनर्स की भी और फास्ट बॉलर्स की भी। तो यहाँ पर आप बहुत बड़े स्कोर्स नहीं देख सकते 160 180 पे। वो ऐसे ही होगा जब बहुत बड़ी टीम किसी बिल्कुल छोटी टीम से खेलेगी, अदरवाइज 120 130 बहुत अच्छा फाइटिंग स्कोर हो सकता है इन पिचेस के ऊपर। तो अच्छा है, नाइजीरिया की एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी लग रही है यहाँ पर, जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड को अपसेट किया, वार्म अप मैचेस में भी पाकिस्तान के भी बहुत करीब आए, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी नज़र आ रही है। पाकिस्तान का अब एक ही मैच रह गया, एक मैच वॉश आउट हो गया, एक इंग्लैंड से वो हारे, तो उनकी जर्नी तो ऑलमोस्ट लगता है कि शायद आगे ना जा सकें। बट ओवरऑल वुमेंस क्रिकेट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको इस लेवल पर बच्चों को इतना मौका मिल रहा है कि वर्ल्ड कप तक आने तक वो बहुत इन प्रेशर्स को डील करना, टीवी पे आना, वर्ल्ड कप खेलना, इंटरनेशनल टीम से इंटरेक्ट करना, तो बहुत सा एक्सपोजर उनको मिलेगा। बिल्कुल, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल से ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस भी हैं जिनको हम डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया भी है और आपको अपडेट भी दे रहे हैं कि बहुत सी ऐसी परफॉर्मेंसेस हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करना है। 19 साल की वैष्णवी शर्मा हैं जिन्होंने तारीख रकम की है। वो इंडिया के लिए वो पहली खातून बनी है जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में हैट्रिक हासिल की है। इससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में मैडिसन लैंडमन थी साउथ अफ्रीका से, जिन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ ये हैट्रिक की थी, और शर्मा ने जो है वो मलेशिया के खिलाफ। तो वैसे एक अच्छा रिकॉर्ड है उनके लिए भी, बड़ा ज़बरदस्त फ्यूचर उनका लग रहा है। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो अब आइडेंटिफाई होंगे इस स्टेज के ऊपर।
अहमद भाई थोड़ा सा अगर वो इंडिया अंडर 19 की बात करूं, मलेशिया के साथ गालिबन इनका मैच था, वो 35 से पूरी की पूरी टीम आउट हो चुकी है। थोड़ा सा मिक्स मैच लोगों का था कि यार मैच नहीं बनता इंडिया के साथ। ऑब्वियसली इंडिया की अगर बात करें, जैसे कप्तान भी बता रही थी कि अगर उनकी इस वक्त प्लेयर्स की देखें तो वो शायद इस लेवल की तैयार हैं कि किसी भी इंटरनेशनल टीम के अंदर वो अपनी जगह बना सकती हैं, क्योंकि क्रिकेट वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडियन क्रिकेट वुमेंस के ऊपर कर रहा है। अब मलेशिया की बात अगर मैं करूं, ठीक है अंडर प्रोसेस नेशन है, थोड़ा सा इस वक्त चाहे मेंस क्रिकेट की बात करूं वो अपना बिल्डिंग फेज के अंदर है, लेकिन मुझे एक अच्छा लगता है एटलीस्ट उनको एक्सपोजर मिला है। देखें बड़ी टीम के खिलाफ अगर आप हारते भी हो, बुरे तरीके से अगर आप हारते भी हो, लेकिन एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, आपको एक्सपीरियंस और सीखने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता है। सेम एज हैट्स ऑफ है श्रीलंका को मैं देना चाहूँगा, वो पता लगता है स्कूल क्रिकेट वहाँ पर कितनी स्ट्रॉन्ग है। फीमेल का जो स्ट्रक्चर है स्कूल क्रिकेट से लेकर अभी तक की अगर आप बात करें, आज उन्होंने फिर शिकस्त दी है आई गेस 65 पे वेस्ट इंडीज़ की टीम को, जो सा ऑल आउट किया, खुद 166 किया था। तो जिस तरीके की वो फायर पावर लेके आती है अंडर 19 टीम, खास करके वो जो छोटी सी उनकी बच्ची है, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, शायद कप्तान थोड़ा सा नाम बता सकें, थोड़ा सा मुश्किल नाम था, लेकिन नजर आता है कि एक्सपीरियंस उस स्कूल क्रिकेट को जिस तरीके से कैरी ऑन करे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, अगर अपनी टीम की बात करें, मैं खुद भी इस चीज़ पे एग्री करता हूँ, इनको क्रिटिसाइज करने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 20-25 दिन का आप कैंप लगाते हो, लड़कियों का तो कसूर इसमें नहीं है, इसमें तो फिर जो स्टेक होल्डर्स बैठे हैं वो इस चीज़ पे जवाब दें कि आपने कैंप इतने कम दिन का लगाया, उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं, आप अपने आप को कम्पीट इंग्लैंड के साथ कैसे करोगे, वहाँ पर वो प्रॉपर क्रिकेट खेलती हैं स्ट्रक्चर के साथ। आई गेस एक ही चांस था आपके पास, वो था यूएसए के खिलाफ, शायद पाकिस्तान अपने नाम वो मैच करता, लेकिन एक अच्छा आउटिंग एक्सपीरियंस जरूर है। लेकिन यार कहते ना देर है पर दुरुस्त है, एटलीस्ट अब आपको फैसला कर लेना चाहिए कि अगर आप सच में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो यूथ क्रिकेट के ऊपर, खास करके लड़कियों पे, आपको अभी से काम करने की जरूरत है। ये अच्छा प्रोस्पेक्ट है, मसला सिर्फ मुझे क्या नजर आता है कि एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। जब आप बात करते हो इन लड़कियों को एक्सपोजर नहीं है, वो साफ उनकी, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज से आप बात कर लें, चाहे जब वो बैटिंग कर रही थी पता लग रहा था, मैंने फिर कहा उनकी गलती नहीं है, 20-25 दिन के कैंप में आप बॉडी अपना आप एक्सपोजर उस लेवल का नहीं लेके आ सकते ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एटलीस्ट आपको अब सोचना पड़ेगा बैकअप क्रिकेट, जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक की, लड़कियों की डोमेस्टिक क्रिकेट को भी पूल को बढ़ाना है। खाली मेंस के ऊपर अगर आप लगे रहेंगे तो आईसीसी का रूल भी, जैसे कप्तान भी उतारी थी कि अगर आपकी वुमेंस टीम के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है तो वो लिटरली बैकफायर आपकी अंडर 19 मेंस टीम को भी करेगा, नेशनल टीम को भी करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, यहाँ पर आपको पता है वो प्लेयर मैनेजमेंट वाला मामला है कोई नहीं, के पीछे आप कहें कि आपकी एक बॉडी खड़ी होती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की, आपको पता है उनके जो मेल क्रिकेटर्स हैं वो खड़े हो गए थे इस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट को अगर लेके कि अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो हम भी कॉन्ट्रैक्ट लेंगे नहीं। कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि वो चीज़ करनी पड़ेगी आपको। देखें अगर आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी रहे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, आपकी जो फीमेल्स हैं वो भी जाके स्टेबल तरीके से परफॉर्म करें, तो थोड़े से हार्श स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। बिल्कुल साबिर, आप क्या समझते हैं, ये वर्ल्ड कप जो है इसमें बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज नज़र आ रही हैं, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो हाईलाइट हो रहे हैं और एक अच्छा कंपेरेटिव टूर्नामेंट है। और आगे जाते हुए हम यही देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में ये मिसाल मिलती है कि उनके अंडर 19 प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर फिर ग्रूम किया जाता है, ख़ास तौर पर वुमेंस क्रिकेट में। तो कैसा देख रहे हैं आप इस वर्ल्ड कप को? ये सबसे पहले तो देखें अच्छा एक इनिशिएटिव है आईसीसी की तरफ से। इनफैक्ट अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है वो 2000 आपको पता होगा 22-23 में स्टार्ट हुआ था, साउथ अफ्रीका में लास्ट टाइम हुआ था, जो इंडिया और इंग्लैंड का फाइनल हुआ था, जो कि इंडिया ने जीता था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वुमेंस के वर्ल्ड कप्स काफ़ी 1973 से चलते आ रहे हैं। टोटल अभी तक 12 जो है वो आईसीसी के वुमेंस के वर्ल्ड कप हो चुके हैं, ठीक है। तो पहले जो था वो पिछले जो 20-25 साल थे उसमें तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों का पल्ला भारी था, कहीं ना कहीं से बाकी टीमों ने इंप्रूव किया। चाहे न्यूजीलैंड ने 2001-2 में वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बाद, उसके बाद इंडिया ने काफ़ी डोमिनेंस अपनी दिखाई है वुमेंस क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं से एक अच्छा इनिशिएटिव है, मगर इसको कंटिन्यू करना चाहिए अंडर 19 लेवल पे, ताकि हर क्रिकेट बोर्ड को, हर कंट्री को कम से कम अपनी जो यंग गर्ल्स हैं उनको लेके आना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। पाकिस्तान की खास करके अगर हम बात करें तो ये भी पाकिस्तान के पास एक पूल बन जाएगा, क्योंकि नेशनल टीम में बच्चियों को आगे चांसेस मिलेंगे, लड़कियों को अंडर 19 के बेसिस पे। एक्सपोजर बड़ा इंपॉर्टेंट है अहमद, क्योंकि जो आपकी बायलैटरल सीरीज होती है, खास करके जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, चाहे आपकी वुमेंस नेशनल टीम हो, चाहे अंडर 19 की लड़कियां हो, तो इनको कम से कम आप कॉन्ट्रैक्ट्स तो ऑब्वियसली बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि फैमिली रन करनी होती है। हमारा एक कल्चर सोसाइटी से कहीं ना कहीं से पेरेंट्स को भी इंकरेज करना चाहिए कि अपनी जो लड़कियां हैं, खास डॉटर्स, उनको कम से कम इंकरेज करें, प्रमोट करें। तो पीसीबी का ही बड़ा रोल है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, स्कूल्स में जाएं, वहाँ पे कमर्शलाइज करें वुमेंस क्रिकेट को, उनको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ताकि हमारे अंडर 19, अंडर 17 की जो बच्ची हैं कम से कम इतना ग्रूम होकर आगे जाके अपनी नेशनल टीम को सर्व करें। मगर अगेन आईसीसी को आई थिंक ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी अंडर 19 लेवल पे भी। ठीक है, आप बड़े जो टूर्नामेंट से आप इंटरनेशनल लेवल पे कराते रहते हैं,
जिस तरीके साउथ अफ्रीका ने अपने वर्ल्ड कप करवाया, अभी मलेशिया में हो रहा है, नेक्स्ट आपको जो 2027 में आपका नेपाल में होगा, तो कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी कंट्रीज में जब आप करते हैं, इसका मतलब क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं तो खुशाइन समझता हूँ काफ़ी, और अच्छा कॉम्पिटेटिव एक किस्म का टूर्नामेंट अभी भी हो रहा है। जिस तरीके से नाइजीरिया की आपने बात की, जिस तरीके से स्कॉटलैंड है या बांग्लादेश है, जो बाकी जो टीमें हैं वो काफ़ी अच्छा उभर के आई हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि ताकि वो इंडिया की बात करें। देखिए डोमिनेंस बड़ी जो ममालिक है, खास करके इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके तो ऑब्वियसली हैं कहीं ना कहीं से जो बाकी छोटी टीमें वो भी उभर के आगे आ रही हैं, और उनका जब मुकाबला बड़ी टीमों के साथ होता है तो उनको वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, आईसीसी को रिक्वेस्ट करूंगा, इसको कम से कम अंडर 19 के लेवल को कंटिन्यू किया जाए। ये तो कंटिन्यू वहाँ से होगा ही, लेकिन मेरे ख्याल से हमने अपना कितना होमवर्क करना है। और मैं आज एक और भी नतीजे पर पहुंच रहा था कि हम वुमेंस क्रिकेट के बारे में तो इतनी बात कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं पीसीबी से। हमारे डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट भी हैं अजहर अली, मेरे ख्याल से वो भी ये चार्ज ले सकते हैं, इतना एक्सपीरियंस उनके पास भी है, क्रिकेट को समझते हैं कि यूथ डेवलपमेंट के अंदर से ऐसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वुमेंस क्रिकेट को, खास तौर पर यूथ डेवलपमेंट में आप तरजीह दे दें, ताकि किसी एंगल से तो आप डेवलपमेंट कर सकें, ताकि अभी नहीं तो चले नेक्स्ट वाले के लिए आप बेहतर तैयारी में हो। देखिए इसका आसान तरीका ये है कि आप रेप्लिकेट कर दें जो स्ट्रक्चर्स आप यूथ डेवलपमेंट में लड़कों के लिए करें। उसका मैं कल भी बात की थी, 30% आप करें या 50% करें। अगर आप यूथ डेवलपमेंट में फ़र्ज़ करें 20 रीजन की टीम्स बना रहे हैं लड़कों की, तो 10 तो लड़कियों की बना दें, आप 8 बना दें, कुछ तो करें, एटलीस्ट कहीं से स्टार्ट तो करें। और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर हम लोग यूथ डेवलपमेंट में लड़कियों को शामिल करते हैं और उस लेवल पर काम शुरू करते हैं, तो हमें लड़कों से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि अभी भी उस जगह पे कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है। आप देख लें न्यूजीलैंड जैसी टीम, उनका क्योंकि नीचे ग्रास रूट पर इतना काम नहीं है, उनकी हॉकी हो गई या दूसरी स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल हो गई, वो वहाँ पे लड़कियों में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो मल्टीपल स्पोर्ट्स का कल्चर है जी, तो वहाँ पे क्रिकेट में लाना प्लेयर्स को बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए नाइजीरिया जैसी टीम जो है वो उनको हरा रही है, क्योंकि वहाँ पे इस लेवल पर बच्चियों के इंटरेस्ट ज़्यादा होता है हॉकी की तरफ। या जितनी भी सूजी बेट्स को देख लें, सोफी डिवाइन को देख लें, ये सब हॉकी और बास्केटबॉल खेल के यहाँ तक पहुँची हैं। तो इन लोगों का उस लेवल पर उस स्पोर्ट के ऊपर ज़्यादा होता है। वहाँ पर अगर ना आपकी सिलेक्शन हो या कुछ ना हो, फिर लोग क्रिकेट की तरफ आते हैं। तो क्रिकेट वहाँ पे फर्स्ट स्पोर्ट नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, एशियन कंट्रीज़ हो गई, यहाँ पे क्रिकेट फर्स्ट स्पोर्ट है। तो अगर हम यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म दे दें बच्चों को, तो बहुत जल्दी इसके ऊपर आपको ज़्यादा। अच्छा, अगर क्या मुश्किल होगा आपके ख्याल में, आप क्या समझती हैं, क्या ये करामत मॉडल साबित हो सकता है कि आप एक इमरजेंसी जैसे हम कहते हैं नाफिज करते हैं और आप प्लान करते हैं कि यार पूरे पाकिस्तान से हम एक सिलेक्टेड नंबर 40, 50 या 100 इतनी बच्चियां आइडेंटिफाई करेंगे और उनका फिर एक पाथवे डेवलप करेंगे, तो क्या मुश्किल होगा कि अगर आप हर रीजन में चले जाएं, ट्रायल्स ले लें या ट्रायल्स ना लें, कैंप लगा लें, सिलेक्ट करके एक पूल बनाएं और फिर उसको ले हर वक्त इमरजेंसी नाफिज ही होती है हर थोड़े दिन के बाद एक नया टूर्नामेंट आ रहा होता है, हर थोड़े दिन के बाद एक नई पॉलिसी होती है जो पिछली पॉलिसी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो मेरे ख्याल से इमरजेंसी ना नाफिज करें। आप एक दफ़ा सोच समझ के एक सिस्टम लगाएं और उसको लगे रहने दें। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उसको सस्टेनेबल ज़्यादा ये है कि आप रीजन्स के अंदर काम करें। अब कितनी दफ़ा आप बच्चों को उठा के कैंप में लाएंगे? अगर आपके घर से आधा पौना घंटा दूर कोई ग्राउंड है, तो रोज़ या हफ्ते में 2-3 दिन वहाँ जाना आसान है कि बजाय कि आप हर महीने बाद आप महीने 2 महीने के कैंप के लिए जा रहे हो, उसमें ख़र्चा भी ज़्यादा है। तो आप अगर रीजनल लेवल पर ये डेवलपमेंट कर दें और बच्चियों के लिए भी वो मौके कर दें, तो कैसे हो ही नहीं सकता कि आपके पास। हाँ, लेकिन उसके लिए रीजन्स को ज़रा आइडेंटिफाई तो करें। अभी तक रीजनल मॉडल ही नहीं हम समझ पाए कि कौन प्रेसिडेंट है, क्या होगा, सिटी चलेगी, रीजन चलेगा। वो इतनी एक मैस है कि हम अभी तक उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे। लेकिन सना का आइडिया बिल्कुल है कि जी रीजन ये जिम्मेदारी लें और उसके बाद हर रीजन जो है, जिस तरह वो मेंस क्रिकेट के ऊपर डेवलपमेंट पर काम कर रहा है, उसमें अंडर 16 है, अंडर 19, आज भी अंडर 17, अंडर 15 के ट्रायल्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। 2013 में मैं हसन नजम सेठी चेयरमैन थे, उस वक्त मैंने इन लोगों को एक मशवरा दिया था। मैंने कहा अगर आपके लिए रीजन्स भी मुश्किल है ना, अब 11 साल हो गए इस बात, आप सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 7-8 वुमेन कॉलेजेस और स्कूल्स को आइडेंटिफाई कर दें, वहाँ पे एकेडमी शुरू कर दें, नेट्स बना दें 2-4, कितना खर्चा होगा आपका, और एक जो ग्राउंड अगर किसी के पास है, उससे फ़ायदा ये होता है कि सबसे बड़ा बच्चियों का इशू 2 इशूज़ होते हैं लड़कियों के। एक मोबिलिटी का इशू है कि लेके कौन जाएगा और लेके कौन आएगा, और दूसरा इशू सिक्योरिटी का है। तो जब आप उनके स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर ही एकेडमी कर देंगे, तो पेरेंट्स के लिए आसान है कि बजाय 2 बजे पिक करने के, चलो हम 5 बजे पिक करने आ जाएंगे। तो वहाँ पे आपके बहुत से इशूज सॉल्व हो जाते हैं। तो 2-3 एकेडमीज चल रही हैं पाकिस्तान में, आप कनेड को देख लें, लाहौर कॉलेज को देख लें, एक ज़हीराबाद एकेडमी कराची में।
तो 2 उनमें से हैं वो कॉलेजेस के अंदर ही बनी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका यही है कि आप स्कूल्स और कॉलेजेस में इस चीज़ को प्रमोट करें, वहाँ पे बच्चों का आना जाना भी सबसे आसान है। बिल्कुल, इसमें वो अहमद कहते हैं क्या खूब जमेगी महफिल जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो मैं तो एक और स्टेप फर्दर चला जाऊंगा वैस, व्हाई नॉट, अगर आप पेट्रन, ऑब्वियसली पेट्रन वही रहेंगे, चेयरमैन भी वही रखें, लेकिन व्हाई नॉट अ सेपरेट वुमेन्स क्रिकेट बोर्ड? आप ले आए उसको, अगर आपसे नहीं इतने मामला इतने बिजी हैं तो आप एक आइडेंटिफाई कर दें कि यार ये 4-5 लोग या ये सब डिविजन्स हैं जो वुमेन्स क्रिकेट को ही चलाना है, इन्होंने मेंस क्रिकेट की तरफ नहीं देखना। भाई एक ही रहने दो, एक भी संभल नहीं रहा, जो हालात है ना एक ही रहने दो, बेहतर है इसमें। लेकिन थोड़ा सा अहमद भाई, 2 चीज़ें जो एक कप्तान ने बात की ना, अगर आप मैं पूरा पाकिस्तान कश्मीर फिरता हूँ ऑब्वियसली काम के उसमें, आप दूर दराज एरियाज में जाते हो, बहुत से अकेडमीज हैं या कॉलेजेस हैं जो मेरे साथ टच में रहते हैं, मैं कप्तान से बहुत दफ़ा डिस्कस इस चीज़ पे कर चुका हूँ। वो अकेडमीज अगर वुमेंस का अगर इंस्टीट्यूट है उसके अंदर अपनी अकेडमी बनाना चाहते हैं, रिसोर्सेज भी हैं, सारे मामलात हैं, मसला कहाँ पर आता है जिस पे मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। वुमेंस विंग की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि यार अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एटलीस्ट पाकिस्तान जो वुमेन्स विंग है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमें पहचाने तो सही ना, हमें ऑन बोर्ड तो लेना। क्योंकि देखें जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक बात जरूर करता है कि यार मुझे एटलीस्ट पैचअप करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि यूटिलाइज हाँ की काम करके दे रहा है। अभी आपको पता है, अगर आप थोड़ा सा 15-20 दिन पहले चले जाएं, पेशावर में एक टूर्नामेंट हुआ था, पाकिस्तान सुपर लीग की टीम ने करवाया था, जलमी ने, अगर आपको याद हो, करवाया था टूर्नामेंट, जहाँ पर फ्रेंचाइज मॉडल तो नहीं आप कर सकते कि डिफरेंट अपना टीम्स थी, वुमेन्स की बच्चियाँ जो सी हैं वो खेल रही थी, आपको स्पॉन्सरशिप भी अच्छी मिली है। आपको जो कप्तान बात करिए ना, रीजनल लेवल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, आपके पास ये फिजिबिलिटी मौजूद है। मसला सारा का सारा क्या आता है, जो आप स्पॉन्सर की बात करते हो ना, वो यही करता है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता हूँ, वो कहता है कि यार हम करने के लिए तैयार हैं, एटलीस्ट हमारे साथ बैठे तो सही ना, डिस्कस तो करें कि हमने क्या करना है। मसला यहाँ पर आता है, मैंने कहा ना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो सारा, अगर क्रिकेट बोर्ड उसको नहीं अपना ऑन बोर्ड लेता तो सारा का सारा पंगा फिर वहां से स्टार्ट होता है। वो बंदा कहता है यार मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑन बोर्ड क्यों नहीं आ रहा। इस चीज को कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा। लिटरली हमारे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, दूर दराज एरियाज में जो लड़कियां खेलने वाली हैं यार, अगर आप उनको देखो खेलते हुए, सिर्फ क्या कि उनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। प्लेटफॉर्म अगर है उनके पास फाइनेंसेस नहीं है कि वो लोग नेट को बना सकें किसी चीज को। फिर मैंने कहा ना, जब ऑन बोर्ड किसी को, आप बिजनेसमैन को अगर कहते हो कि यार इसको अगर नेट यहाँ पर 2 बना दो, फिर वो कहता है कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लाइज ऑन करके दें। ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वुमेन्स विंग है, उसको थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। बिल्कुल साबिर, पॉलिसी और गवर्नेंस वाइज भी बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको एक मुस्तहकम मॉडल की तरफ लेकर आएँ। अब आप ये फैसला कर लें, हमने कल भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि बहुत अरसे तक अगर आप इसको इसी तरह सेकेंडरी सब्जेक्ट चलाते रहेंगे या इस मजबूरी में चलाते रहेंगे कि जी पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, टीम बना के भेज दो क्योंकि आईसीसी का एक रूल है, तो आप ज़्यादा देर चला नहीं पाएंगे। और ऑलरेडी इतना बड़ा गैप है हमारी वुमेंस क्रिकेट और जो दुनिया खेल रही है उसमें, कि वो गैप मज़ीद बढ़ता गया तो फिर नज़र नहीं आ रही क्रिकेट के। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखें पॉलिसीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ख़ास करके देखें फाइनेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से मॉडल हमारे मेंस क्रिकेट टीमों में हो रहा है, इसी तरह से जो हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम है या बाकी टीमें हैं जो बड़े ममालिक के खास करके, उनको आई थिंक फाइनेंशियल ज़्यादा हेल्प मिली है और वो देखिए काम भी करते हैं। अगर सीरियसली देखा जाए तो हम क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे अपने इदारे पीसीबी पे, कहीं ना कहीं पे लूप होल्स तो हैं, उनको आपको इम्प्रूव करना चाहिए। और काफ़ी अरसे से आपको याद होगा काफ़ी सालों बाद जाके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जाके वुमेंस क्रिकेट को मिले थे, जिसमें से आई थिंक 65+ वुमेंस क्रिकेट थी जिनको कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले करनी चाहिए। तो उसके बाद पॉलिसीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करना, जिस तरीके से आप तजावीज़ दे रहे हैं कि क्यों ना ही सेपरेट एक बोर्ड बनाया जाए, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें आप सेपरेटली एक चीज़ को फोकस के तरीके से काम कर सकते हैं। तो देखें गवर्नेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक बाकी जितने क्रिकेट बोर्ड्स को देख लें वो इम्प्रूव किए जा रहे हैं। देखिए हम इंग्लैंड को चलने छोड़ देते हैं, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका की बात नहीं करते, चले हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, इंडिया की। देखिए वहाँ पे जाके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वहाँ पे लीग्स में पार्टिसिपेट करती हैं। जब आपके इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जब आपकी कंट्री में आते हैं, वो आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो आपके बच्चों को कम अज़ कम बच्चियों को सीखने का बेतहाशा मौके मिलते हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसी बात कर सकते हैं। मैं रिसेंटली सुन रहा था नवजोत सिंह सिद्धू साहब फरमा रहे थे कि क्यों ना रणजी ट्रॉफी में, दिल्ली ट्रॉफी में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को बुलाया जाए। केन विलियमसन की बात कर रहे थे, बाकी जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बात कर रहे थे, वो आएँ, हमारे जो सीनियर लड़के भी बेशक उनके साथ भी डोमेस्टिक मैचेस खेलें। तो इस तरीके की जो तजावीज़ें हम लोग भी अपनी कंट्री में कर सकते हैं। इसमें फायदा हमारा ही। हमने एक बार डिसाइड किया कि हम डोमेस्टिक में फॉरेन कोचेस लेकर आएंगे।
ये तो हम देखिए कोशिश कर चुके हैं। फॉरेन कोचेस को आप लेके आए, एनसीए में भी लगाए ना कम से कम और उसके बाद देखिए अकाउंटेबिलिटी बेतहाशा जरूरी है। हम 2000 मैं कहता हूँ 2002 से सुनते आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, टीमें बनती हैं, कमेटियां बनती हैं, मगर फाइंडिंग्स पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं से अकाउंटेबिलिटी भी बड़ी जरूरी है। आप कोचेस को लेके आए, मैं कहता हूँ प्लेयर्स को लेके आए। अगर आपने डोमेस्टिक को इंप्रूव करना है तो इसी तरह से वुमेन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं बार बार कहता हूँ कि हम उसको कमर्शलाइज नहीं करें, हम उसको प्रमोशनल स्कीम जिस तरीके से कहते हैं मार्केटाइज, हम उसको उस तरीके से नहीं करें। शायद फाइनेंशियल हम उसमें इतना बेनिफिट नहीं देखते, मगर कहीं ना कहीं से ये आपकी कंट्री की स्पोर्ट से आप अपने कल्चर को कम से कम रिप्रेजेंट करें। बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश में बेतहाशा इंप्रूवमेंट आ चुकी है, ठीक है। श्रीलंका को देख लें, वो हमसे काफी आगे। अभी रिसेंटली आयरलैंड की टीम जो आई थिंक अभी उसने इंग्लैंड को भी हराया, आपको याद हो कुछ अर्सा पहले 170 उन्होंने चेस किया, हमारी कंट्री में आई थी। हमारी जो होम सीरीज थी वहां पे हमने थोड़ा सा स्ट्रगल किया आयरलैंड के खिलाफ। तो ये वो चीजें हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा, बजाय हम सिर्फ कहीं ना कहीं साल में 1-2 दफा हम उसके ऊपर फोकस करें। ये एक मंथली बेसिस, जिस तरह PSL पे फोकस करते हैं, जिस तरह आप अपने ICC इवेंट पे फोकस करते हैं, जिस तरीके से आप अपने स्टेडियम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे जितने भी चेयरमैन गुजर चुके हैं या आने वाले, उनके ऊपर ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वुमेन्स क्रिकेट को आप रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी, फाइनेंशियल भी आपको देनी पड़ेगी, और पॉलिसी और गवर्नेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं, क्या खबर है अभी, क्योंकि हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि अगर आप ये फैसला करते हैं कि यार हमने ये आइडेंटिफाइड लड़कियां हैं, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, तो उसके ज़रिए स्ट्रक्चर कैसे इम्प्रूव करना है? देखिए पहली तो बात है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो इन्होंने बात की थी कि जी हम 2 गुना 3 गुना बढ़ा देंगे, वो तो कंफर्मेशन हो चुकी है। उन्होंने एग्जैक्ट पिछले वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स लड़कियों को दे दिए। उसमें से 2 बहुत मेन प्लेयर्स हैं, आलिया रियाज, निदा डार, दोनों को ड्रॉप कर दिया गया है। जबकि दोनों की परफॉर्मेंसेज अगर बाकी लोगों से कंपेयर की जाए तो ठीक परफॉर्मेंस थी पिछले साल, लेकिन विदाउट कम्युनिकेशन हर किसी चीज़ के, बस जब उनका आता है लिस्ट में नाम मीडिया से तो पता चलता है जी आपको उससे भी ड्रॉप कर दिया गया। तो अगर इफ़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आप किसी को आपके प्लान में नहीं है, निदा ने भी 15-16 साल मुल्क को सर्व किया है, कम से कम गिव देम रिस्पेक्ट। अगर आपके फ़र्ज़ करें नहीं है, जो कि गलत डिसीजन है, मैं नहीं समझती कि इस वक्त आपको उनको दोनों में से किसी को भी डिसरिगार्ड करना चाहिए, क्योंकि आपका क्वालिफायर्स है अप्रैल में वनडे का। T20 के वर्ल्ड कप होता, मैं फिर भी कहती चलो दोनों में से आप एक शायद किसी, अब आप यू कैन मूव ऑन, पर वनडे में लंबी बारी के लिए आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस और सीनियरिटी चाहिए। अक्टूबर में आपका इंडिया में वर्ल्ड कप है, तो अब उसका क्या होगा वो एक अलग बात है, पर पहले उसके लिए क्वालिफाई तो करना है। अब नई बच्चियों पे आप ये प्रेशर डालो कि बिल्कुल वो क्वालिफाई करें, तो वो भी एक चीज़ चल रही है। और मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट्स अब इनको ऑफर हो गए 6 महीने बाद, जून में मिलने थे और दिसंबर में जाके आई थिंक इनको ऑफर हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो नाम अनाउंस हुए हैं, और फिर वो सेम फुटिंग्स पे ऑफर हुए हैं जो पिछली थी। तो आई थिंक जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपको उसको इम्प्रूव करना है सबसे पहले। और जितना आप ग्रास रूट लेवल पर, जब आप अंडर 19 पे काम करेंगे, आपके पास वहाँ पे एक सैम्पल साइज़ होगा, आपके पास वहाँ पे डेटा होगा, तो वहाँ पे भी आप बेहतर लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम अंडर 19 लेवल से ही अंडर 16 से बच्चियों को कॉन्ट्रैक्ट पे लाना शुरू कर दें, ताकि पेरेंट्स को भी पता हो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, हमने सीरियसली इनको यहाँ पर कमिट करना है। तो या तो फिर वही रह जाता है कि जिन पेरेंट्स के पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, या वो बच्चे आ सकते हैं, या जिनके पास बिल्कुल और कुछ नहीं होता तो बस वो सिर्फ इधर ही आ सकते हैं, वो आ जाते हैं। तो आपका बहुत एक बड़ा चंक ऑफ प्लेयर्स आ ही नहीं पाता उस जगह पर, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि यार PCB भी सीरियस है कि नहीं। सो आई थिंक इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है। और जितना आप ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली एक बाबर आजम की तनख्वाह पे पूरी डोमेस्टिक इंटरनेशनल सारे क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट उसके बराबर हैं, तो इस डिस्पैरिटी को आपको, मैं ये नहीं कह रही इक्वल कर दें, पर एटलीस्ट इतना तो करें कि आपके जो C और D कैटेगरी प्लेयर्स हैं उससे तो ज़्यादा आपका A कैटेगरी ले रहा हो वुमेन्स क्रिकेट। तो इन सब चीज़ों को ठीक होने की ज़रूरत है, बट डिपेंड कि अब PCB कितना इसको बैक करें। बिल्कुल ऐसा ही है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। नील गूंज समंदर से बुलंद आसमानों तक गवादर की उड़ान पहुंचेगी नए जहानों तक। कायद ने सजाया था यही ख्वाब सुहाना। Domestic flights from Gwadar to the rest of the country, and also international flights to the Gulf, to the Far East, as well as to Europe. So that dream which I saw in 1991. हर दिल में खुशी है तरक्की का फसाना। नए रास्ते खुले हैं, नए राब्तों का मंजर। सीपैक में है तेजी, तिजारत का ये है महवर। उम्मीद नौ का मरकज, खुशियों का है गवादर।
पाक चीन अजीम दोस्ती का नया बाब, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन का तारीखी आगाज। Thank President Xi Jinping and the people of China for your generous gift in the shape of International Gwadar Airport. वजारत इत्तलात व नशरियात, हुकूमत पाकिस्तान। जी वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। अब बात करनी है टेस्ट क्रिकेट की। पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच जो कि 25 जनवरी से आगाज़ होगा, दूसरे टेस्ट मैच का मुल्तान में ही। आज वेस्ट इंडीज़ की टीम ने मुल्तान में अपना ट्रेनिंग सेशन रखा है, उन्होंने ट्रेनिंग की है और वो डेफिनेटली कम बैक करना चाहेंगे। वैसे कैसे देख रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच को? हाँ देखिए, दूसरा टेस्ट मैच ऑब्वियसली पाकिस्तानी फेवरेट्स होगा, क्योंकि जिस तरीके की वहाँ पर कप्तान तो बेहतर जज कर सकती है, वहाँ पर मौजूद थी कप्तान, जिस तरीके का विकेट को आपको पता कवर किया गया था। वही बात है, होम एडवांटेज तो आप अपनी टीम को देते हो। कुछ मिक्स एंड मैच खाली पाकिस्तान से नहीं, इंटरनेशनल मीडिया से आप देखें तो वहाँ से भी कुछ मिक्स एंड मैच कमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टॉम हेमिंग को, जो जिस तरीके से उन्होंने पिच का थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर चेंज किया। दैट मीन्स कि जब आपको एक दी जाती है ना कि यार ठीक है, जो आपने रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करना है, तो आपको एक दिया जाता है खुला हाथ के भाई करके दो, तो उसने वो करके दिया आपको। हैट्स ऑफ टू हिम। लेकिन जब आप टीम में आते हो, फिर मैं कहूंगा कि यार बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल जरूरी है। आप दूसरे टेस्ट मैच में हो, टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल खत्म होने वाला, आपकी कोशिश होगी कि आप इसी को जीत के आप टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल खत्म करें। लेकिन शायद बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे। मैं चाह रहा था कि रिजवान ने परफॉर्म जरूर किया है, रोहिल नज़ीर को अब चांस मिलना चाहिए, क्योंकि जब आप टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हो, अपनी होम कंडीशंस की बात करते हो, बेस्ट होता है कि जहां पर आप लड़के को चांस देते हो। लेकिन जिस तरीके का स्पिनिंग ट्रैक, और खास करके जब लेफ्ट आर्म स्पिनर लगाओ, उसमें आपको पता है यहाँ तक कि जो आप अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, हुरैरा भी स्ट्रगल कर रहे थे परफॉर्म करते हुए। तो फिर एक्सपेक्टेशन आपको लगानी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगानी। यंगस्टर है, उसको टाइम लगेगा। इस स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर अगर बाबर नहीं परफॉर्म कर रहा तो हुरैरा बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऑब्वियसली हम वही बात करते हैं कि लॉन्गर रन दें आप, जिसको भी मौका देख रहे हैं। साबिर, आप क्या परसीव कर रहे हैं? पाकिस्तान ऑब्वियसली फेवरेट है, पिच भी मोर और लेस उसी तरह की होगी, कुछ तब्दील नहीं होने लगा। कैसे देख रहे हैं टेस्ट मैच? सबसे पहले देखें, बात करते हैं कि मोस्टली गाइस जो हैं, बंदे जो हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी स्पिनिंग ट्रैक्स बना रहे हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स का क्या होगा। देखें, कहीं ना कहीं पे हम लोग पाकिस्तानी अवाम जो है किसी चीज़ में खुश नहीं होते। देखिए, हमारी होम सीरीज़ है भाई, हम अपनी मर्जी की पिचेस बना रहे हैं और हमें काफ़ी अरसे की बात नहीं। देखिए, कहीं फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, जब इंजमामुल हक हमारे कप्तान थे, आई हैव अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर हिम। अगर कहीं ना कहीं 2002 की सीरीज़ देख लें, इंडिया वाली 2004 की सीरीज़ देख लें, श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ देख लें, तो उस वक्त देखें टेस्ट मैचेस ड्रॉ होते थे, बिल्कुल डेड पिचेस बनाते थे। उस वक्त हमारे पास शुएब अख्तर थे, मोहम्मद समी थे, शबीर अहमद थे, बेतहाशा फास्ट बॉलर थे, मगर कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड इतने नहीं होते थे। शायद हम 5वें दिन का वेट करते थे कि चलें बॉल टर्न होगा, हमारे दानिश कनरिया साहब आके विकेटें लेंगे। अभी आपके पास देखें, रिस्क तो हम लोग ले रहे हैं, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं अगेन हेड्स ऑफ टू शान मसूद को बोलूँगा, वो कप्तान है और वो खुद इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि इस तरीके का रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनाई जाएँ। हमारे को भी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे जो बैट्समैन उनको भी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, हमारे पास 150 145 बॉलर्स तो हमारे काफ़ी अरसे से हमारे पास नहीं आ रहे। फिर आपको फास्ट जो हम अगर हमने थोड़ा सा कहीं ना कहीं से ऐसी पिचेस बनाई थी जिसका हमें नुकसान हुआ, बांग्लादेश की सीरीज़ आप देख लें, हमसे नाहिद राना नहीं खेला जा रहा था, तो ये हमारे पास एक बेहतरीन आइडिया है कि हम स्पिनिंग ट्रैक्स बनाएं। हमारे पास देखें, मैं तो खुश हूँ कि अबरार अहमद भी परफॉर्मेंस, हमने अबरार पे कितना क्रिटिसाइज़ किया था 2 महीने पहले कि यार उसको टेस्ट मैचेस फिलहाल नहीं खिलाने चाहिए, अभी यंग है, उनके पास मिस्ट्री बॉलर नहीं चल सकता, मगर उन्होंने हमें गलत प्रूव किया। हमने खुद ही क्रिटिसाइज़ किया था। कहीं ना कैसे खुशाइन देखें, हमारे पास नोमान साजिद के अलावा, नोमान देखें 38+ हैं, उसके बाद साजिद भी 31-32 साल के, उनके पास अभी काफ़ी साल है। मगर अच्छी चीज़ है कि हमारे पास स्पिनर्स आ रहे हैं जो लॉन्गर फॉर्मेट में, तो कहीं ना कहीं से इस तरीके की पिचेस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप होम सीरीज़ आपके WTC में अगर आपके पास 6-7 होम टेस्ट मैचेस हैं, आप जीतें सारे के सारे, क्यों ना। अगर आप अवे जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के ऊपर तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, भाई आप लोग सिडनी में स्पिनिंग ट्रैक बना दें, इनको एशियंस को पसंद, उनके ऊपर तो नहीं होता, तो हम अपने ऊपर क्यों क्रिटिसाइज करें। मैं तो इस चीज़ पर खुश हूँ कि हमारे स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं,
मुश्किल कंडीशन में सऊद शकील ने परफॉर्म किया, रिजवान पे भी हमने क्रिटिसाइज किया, उन्होंने भी परफॉर्म किया। रोहिल नज़ीर की आप बात कर रहे थे, अगर खुदा न खास्ता रोहिल नज़ीर नाकाम हो जाते, अगर वो 141 की पार्टनरशिप ना होती, शायद हम लोगों से टेस्ट मैच ये निकल जाता। तो कहीं ना कहीं से आप एक्सपीरियंस भी लेके आए, यंगस्टर्स को भी चांस दें, मगर मैं अभी भी इस हक में हूं कि आप वो पिचेस बनाएं जो हमारे प्लेयर्स को सूट कर रही हैं, अगले प्लेयर्स को ना सूट कर रही हैं। हमने बैटिंग ट्रैक्स बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देख लें क्या किया हमारे साथ स्मिथ ने, लंबोशे ने, बाबर आजम कप्तान थे। इसी तरह से इंग्लैंड की सीरीज देख लें, 3-0 हम लोग हारे, एक दिन में 500-600 भी रन बने। तो हमें ऐसे ट्रैक्स बनाने चाहिए जिसमें हमें फायदा हो। बेशक हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, जब तक हमारे पास डेडली फास्ट बॉलर्स नहीं आते, मैं तो इस चीज़ के हक में बेशक अगले जो आने वाले सीजन से आप स्पिन ट्रैक्स बनाए और रिजल्ट अपने हक में डालें। अगले हफ्ते इसको मैच खिलाओ ना। नहीं लेकिन ये बॉल मुझे दे देना। ये बात ठीक है उनकी, वो डेडली फास्ट बॉलर तो डेडली हैं बेचारे, एक मैच के बाद हालत ऐसी हो जाती है तो ऐसे डेडली जरूर है। लेकिन इसमें एक आरएस की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं वो क्या शानदार बॉलर है उन्होंने एक ही पाकिस्तान के खेला लिए। था वैसे। लेकिन एक वाज़ेह चीज़ जरूर है जिस पर मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काम करना चाहिए। सना मीर आपने भी उसकी निशानदेही की थी कि इन कंडीशंस में इस तरह के मैचेस तो हम बाय द हुक जो है वो ले लेंगे। जनूबी अफ्रीका में भी मैं कहूँगा कि टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैच नहीं फिनिश कर पाए आप। देखिए बात ये कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि स्पिन विकेट्स नहीं, मैं तो खुद स्पिनर हूँ, मैं तो स्पिनर को आउट करता देखती हूँ, मेरा तो दिल बहुत खुश होता है। मैं सिर्फ जो निशानदेही कर रही हूँ कि हम इसको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। हम अगला पूरा 2 साल या 4 साल का जो चैम्पियंस ट्रॉफी का कैलेंडर है उसको हम इस एक माइंडसेट से नहीं खेल सकते कि हमने सिर्फ स्पिन ट्रैक करा के जीतना है। उसके बहुत से रीज़न है। उसका एक रीज़न ये है कि आप जब जाएंगे दूसरे ममालिक में, आप वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, आप नंबर 1 टेस्ट टीम तभी बनेंगे। तो आपको साथ साथ कुछ ऐसी पिचेस भी तैयार करनी है जहाँ पे आपके फास्ट बॉलर्स भी अच्छा करें, आपके बैटर्स को भी कोई टेस्टिंग जगह मिले। अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका की बहुत बैलेंस पिच थी। जब आपने खुद ही दिया ही नहीं सलमान अली आगा को, बॉलिंग ही नहीं दी, स्पिनर आपने खिलाया नहीं, आपने उसको बॉलिंग दी, उसने भी 2-3 आउट करके दिखा दिए। तो स्पिनर के लिए भी कुछ था, फास्ट बॉलर्स के लिए भी था और बैटर्स के लिए भी था। तो जब आप इस तरह की रेगुलर पिचेस बनाएंगे तो इन द लॉन्ग रन आपकी टेस्ट क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर होगी। अगर आपके पास सिर्फ जीतने का माइंडसेट है तो ठीक है, फिर ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक है। पर अगर आपको एक बैलेंस किस्म का स्क्वाड, टेस्ट क्रिकेट का स्क्वाड प्रोड्यूस करना है और डेवलप करना है, उसमें आपको फास्ट बॉलर्स के लिए भी इंकरेजमेंट चाहिए होगी कि वो भी जब क्रिकेट खेलें तो वो भी उनका दिल चाहे। अभी आप पहले ही आपके फास्ट बॉलर क्रिकेट नहीं खेल रहे, अब जब वो खुर्रम शहजाद को देखेंगे कि बेचारे ने 1 ओवर कराया है तो कौन फास्ट बॉलर बनना चाहेगा? फिर कहेंगे बेहतर है स्पिन ही करा लो कि कम से कम ओवर तो मिलेंगे। और उसके अलावा दूसरी एक जो चीज़ होती है, इस तरह की पिचेस के ऊपर हम लोग फिर बहुत गलत फैसले भी कर सकते हैं। अब हम अबरार को बहुत अमेजिंग टेस्ट बॉलर नहीं मान सकते इस पिच के ऊपर बॉलिंग। इधर आप सलमान अली आगा को बॉलिंग दे दें या किसी पार्ट टाइमर को भी दे देना, वो भी 2-3 आउट आपको करके देगा इस पिच के ऊपर। तो हम एकदम से उन स्टैट्स के ऊपर किसी को बहुत बड़ा बॉलर नहीं कह सकते। और उसी तरह जो अवैस बात कर रहा है कि अगर हुरैरा अभी इस पिच के ऊपर नहीं उस तरह से सक्सेसफुल हुआ तो उसके ऊपर भी हम लेबल नहीं लगा सकते कि ये टेस्ट क्रिकेट का। तो इधर दोनों तरफ फिर आपको बहुत अकल समझ से उस चीज़ को, उस डिसीजन को डिफेंड भी करना है। आपने प्लेयर्स के करियर नहीं खत्म कर देने कि उसकी पिच के ऊपर फिर उससे रन नहीं हुआ तो बस ये फारिग कर दो उसको, फिर ये भी आप नहीं फिर हम नंबर्स पे चले जाते हैं। तो ये इसको फिर आपको ये चीज़ को बहुत दिमाग में रखना पड़ेगा और वो आपको लोगों को भी समझाना पड़ेगा, प्लेयर्स को भी समझाना पड़ेगा। होता क्या है कि हम इस तरीके से लोगों के करियर तबाह कर देते हैं कि नहीं जी इसको तो मिला था मौका, 2 टेस्ट 4 टेस्ट इनिंग्स मिली थी तो क्यों नहीं किया इसने परफॉर्म। तो फिर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम किन कंडीशंस में खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये ओवरऑल एक मतलब लाइफ ही बैलेंस है आई थिंक, और क्रिकेट भी वही आपको सिखाती है, टेस्ट मैच भी आपको ये सिखाता है कि ठीक है आपको बैलेंस में लेके चीज़ों को चलना है। ज़्यादा हम स्पिन पे ऊपर ही रहें बट कुछ ना कुछ फास्ट बॉलर्स के लिए। हाँ, लेकिन ये जो आपने स्पिन वाला कमेंट किया ना, बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी होता है जब एक फास्ट बॉलर भी स्पिनर बनता है। हाँ ये भी जी, बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी हो जाता है ये भी। लेकिन वैसे इसमें एक और चीज़ ज़रूर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगी। आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल लें तो नेथन लायन चाहे जो भी कंडीशन हो उनकी टेस्ट टीम का एक बाकायदा प्लेइंग 11 का हिस्सा है। अनलेस वो इंजर्ड ना हो, वो किसी भी कंडीशन में जा रहे हो, नेथन लायन खेलते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे एशियन कंडीशन हो। हमने एक बड़ा सिंपल सा रेटरिक बना लिया कि अगर हमें एक अच्छा कुछ स्पिनर मिल गया है इन ट्रैक्स के लिए तो उसको हम कहीं और पर लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे। स्क्वाड के अंदर हो ना हो, प्लेइंग 11 में हम शमूलियत से घबराते हैं। पता नहीं क्यों नहीं हम बना पा रहे ऐसा प्लेयर जो हर कंडीशन में। अब साजिद एक ऐसे हैं, साजिद ने तो उस दिन अपने इंटरव्यू में भी खैर कह दिया मैं वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलना चाहता हूँ, लेकिन आपको डेवलप करने का सोचना पड़ेगा। देखिए रोटेशनल पॉलिसी की बात आप कर रहे हैं ना, आप वनडे T20 की बात करें तो आपने रोटेशनल पॉलिसी वहाँ पर बहुत ज़्यादा की है। अभी अगर आप हालिया क्रिकेट की बात करें जिसमें फास्ट बॉलर्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रोटेशनल पॉलिसी आपने की है।
टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करूं तो आप रोटेशनल पॉलिसी वाला मामला आपका बहुत कम आपको नजर आता है। अब जाके आपने चले शाहीन बेशक वो T20 खेला लेकिन आपने उसको चले टेस्ट स्क्वाड से निकाला, यहाँ पर हारिस को आपने निकाला, हारिस पहले के 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी बात है, काफ़ी 3 साल पता नहीं कितने साल के बाद वापस 4 डे क्रिकेट के अंदर आए हैं। मसला मेरे लिए वो है कि हमारे यहाँ पर इशू क्या है कि अहमद भाई, अगर चले आप ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करें, जो अपना साबरी बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपकी 3 टेस्ट मैच की सीरीज होती है, आपके तीनों टेस्ट मैच के वेन्यूज डिफरेंट हैं। एक टेस्ट मैच का मुझे समझ में आ रही है कि अगर उसको पर्थ की विकेट है फॉर इंस्टेंस की बात करूं, वो तेज विकेट आपको नजर आएगी, एक विकेट जो उनकी सिडनी की है थोड़ी सी बैटिंग ट्रैक आपको होगा, एक आप मेलबर्न की कर रहे हैं MCG की, जहां पर आपको बाउंसी ट्रैक मिलेगा कि आपका भी माइंडसेट एक बना होता है। हमारा मसला ये है कि हमने वो चीजें तो अभी रखी भी नहीं कि हम लोग डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर टेस्ट मैचेस को रखें, बेशक एक पिंडी में, एक आपका मुल्तान में, एक कराची में, फॉर एग्जाम्पल की बात करो, आप उसी विकेट के ऊपर टेस्ट मैच खिलाए जा रहे हो, एक ही फिनोमेना आपने पकड़ा हुआ है कि बस ठीक है स्पिनिंग ट्रैक बना लो और देखते हैं दूसरी टीम कैसे जीतती है आपसे। आप साजिद की बात कर रहे हैं, देखें वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ड्रॉप होके फिर आके उसी मोटिवेशन से परफॉर्म करो, और ये होता है कॉन्फिडेंस। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हो ना कि मैं व्हाइट बॉल का भी क्रिकेटर हूं, क्योंकि आप उस वक्त एक हाई नोट पे खत्म करते हो, आपने परफॉर्म किया और आपने बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। मसला मेरा ये आता है कि जहां पर सपोर्ट नहीं होगी स्पिनर्स के लिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उनको, वहां पर इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, वहां पर जज होता है कि बॉलर जो है उसने मेहनत करके आउट किया प्लेयर को, या तो आपको सपोर्ट एक आपको विकेट से मिल रही है, यहां पर स्पिन इतना हो रहा है कि लिटरली आपका बैट्समैन बाबर आजम साउथ अफ्रीका के अंदर आपको अच्छी निक में नजर आया था, बॉल अपना बॉडी के ऊपर लेके वो स्कोर कर रहा था, बैट एंड पैड कवर ड्राइव्स उसकी देख लें जो सब बात कर रहे थे, यहां पर वो स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। यहां पर आप कहें कि आपके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है, तो शायद मैं कहता हूं कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा लॉन्गर रन में कि यार अगर विकेट सपोर्टिव नहीं है, वहां पर बॉलर कैसे आउट करता है, वो था थिंकिंग माइंडसेट का कि उसने कितनी क्रिकेट खेली है, कितना एक्सपीरियंस कैरी कर रहा है, किस तरीके से बैट्समैन के माइंडसेट से खेल रहा है। यहां पर तो आपको पता है स्पिनिंग ट्रैक का आपको एक ट्रैक मिला हुआ, 2 मीटर की बात करूं जहां से आपने ड्राइव मार रहे हैं, उससे मैंने पीछे गेंद करवानी है, फ्लाइट करवानी है, आपको इतना इतना गस टर्न मिल रहा है, तो यहां पर आप परफॉर्म करोगे। स्किल सेट नहीं इंप्रूव, फिर कह रहा हूं क्रिटिसाइज नहीं कर, आपने किया परफॉर्म, आप टेस्ट मैच जीते हो, लेकिन लॉन्गर रन का प्रोसेस नहीं है यार, आपको सोचना पड़ेगा। फास्ट बॉलर्स की कप्तान तो कुछ कह रही है स्पिनर का, मैं फास्ट बॉलर हूं, अगर मैं अपनी बात करूं यार, टेस्ट क्रिकेट का हुसैन ही फास्ट बॉलिंग है। आपसे पहले वो फास्ट बॉलर थी, वैसे एक बात आपसे कई पहले वो फास्ट बॉलर थी, हमसे बहुत पहले थी। तुम लोग क्या कर रहे हैं? वो बुला रहा है आपको फास्ट नहीं बॉलर। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, स्टैट्स बता रहा हूँ आपको। ये नहीं बता रहा कि फास्ट बॉलर बनाया, तुमसे बहुत पहले थी, ये ज्यादा जोर बहुत पहले थे। मसला फास्ट बॉलिंग लाइनअप का है मेरे लिए कि आपके फास्ट बॉलर्स ही मैचेस जितवाते हैं, आपको बैट्समैन तो जितवाता है, आपके फास्ट बॉलर्स लाइमलाइट में नहीं है। जो आने वाला लड़का है, जो यंगस्टर, जैसे अली रजा की कल बात की थी, वो क्या सोच के बैठा होगा कि यार उसको 1 ओवर करवाया, मुझे कहते हैं तू आने वाला टेस्ट क्रिकेटर है, 9 महीने के बाद मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। चले मैं हमारे टीवी पे बैठ जाते हैं ना, इसलिए भी तो ज्यादा ही लाइमलाइट में। जी आप कुछ ऐड करना सर देखें, अगले WTC की बात करते हैं, आपके पास 12 टेस्ट मैचेस होंगे, 6 आपके होम में हैं, 2 अपने बांग्लादेश, 2 हो गए श्रीलंका, 10 टेस्ट मैचेस आप खेलेंगे इन्हीं कंडीशंस में, सेम ठीक हो गया। इसका मतलब 2 साल का तो प्लान कर सकते हैं ना आप लोग। बाकी रह गए आपके इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैच, इंग्लैंड में कहीं ना कहीं पे हम लोग परफॉर्म करते हैं जाके दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में। साजिद खान की आप देखें बात, साजिद खान ने 77 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, 294 विकेटें हैं उसकी, 16,138 बॉलें फेंक चुके हैं, और उनकी मैं कहता हूँ उनकी देखें ODI में आप लेके जा सकते हैं उनको, क्योंकि T20 का फॉर्मेट चैंपियंस ट्रॉफी है, 10 ओवर आपको चाहिए, मिडिल ओवर्स में चाहिए शादाब, मेरा नहीं ख्याल को उसको आप डालना चाहिए, सुफियान मुकी, मेहरान मुमताज, हम जितनी मुबशिर, ये तो हमारा और आपका ख्याल है कि उनको नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर तो लॉबी चल रही है कि वो आ रहे हैं, यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि वापस आ रहे हैं। इशारा कर रहे हैं यहाँ मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं सच में हूँ कि उनको डालना चाहिए, क्योंकि देखिए एक लड़का जो परफॉर्म कर, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर, उसकी फॉर्म लगी हो, तो उसको मेरे ख्याल में यूटिलाइज करना चाहिए। बेहतरीन मौका है, हमारी अपनी कंडीशन में मैचेस होंगे, दुबई में मैचेस होंगे, कहीं ना कहीं से ये वाला स्पिनर आपको मेरे ख्याल में मददगार हो सकता है कहीं ना कहीं पे। बिल्कुल मददगार तो होगा ही, लेकिन फिर टीम में कॉम्बिनेशन का क्या करना है, ये और इस बड़ा तरह करेक्टर अहम चाहिए सवाल आपको। बन जाएगा अब आपका। साजिद जैसा करेक्टर आपको चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर बहुत है साबिर टीम में पहले मेरे ख्याल से परफॉर्म करें सर, इस तरह तो एम एस शहजाद भी थे, उमर अकमल भी थे, इस तरह तो बेताशा थे। ये नाम आपने लिए, मैंने नहीं लिए। कैरेक्टर्स बहुत है, बट नॉनदलेस आई थिंक ये आपने भी बात की, मैं चाहूँगा क्लोजिंग नोट पे आप जल्दी से इसको रैप अप कर दें कि हमें किसी को लेबल नहीं करना चाहिए। इवन जो अब हम बातें कर रहे हैं कि टेस्ट की टीम या जो भी हो रहा है, ये एक प्लेयर को खुद फैसला करने दें कि उसने कौन सी क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल, और उसकी परफॉर्मेंस को फैसला करने दें। अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जज करें। साजिद खान का मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर उन्होंने लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलनी है, वाइट बॉल खेलनी है, उनके लिए आर्म बॉल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अभी उनके पास सिर्फ स्पिनर है और थोड़ा सा स्टॉक बॉल है, तो जब तक आप
एज ए ऑफ स्पिनर अगर आपके पास आर्म बॉल नहीं है लिमिटेड ओवर्स में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वहाँ पे पिचेस इस तरह की हेल्पफुल नहीं होंगी, तो वो चीज़ उनको डेवलप, बैटिंग उनकी ठीक ठाक है, बैटिंग वो ठीक ठाक करते उन्होंने हैं। करियर एज अ बैटर शुरू किया जी था वो अपना, मैं बिल्कुल। उनका इंटरव्यू मैं भी सुन रही थी और यही बात पता चली, तो उस लिहाज से वो कंप्लीट पैकेज हैं। पर उनको अपनी वेरिएशन के लिए लिमिटेड ओवर्स के लिए ख़ास तौर पे आर्म बॉल का डेवलप करना बहुत ज़रूरी होगा और फिर उनको उनकी परफॉर्मेंस को फैसला करने दें। हम में से कोई किसी का फैसला नहीं कर सकता जब तक आप उस प्लेयर को वो अपॉर्चुनिटी देते नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो फिर वो प्लेयर की परफॉर्मेंस फैसला करेगी कि वो ये फॉर्मेट खेल सकता है कि नहीं। बिल्कुल, या तो आर्म बॉल डेवलप कर लें या फिर बॉल ऑफ द सेंचुरी, है ना, मतलब दोनों में से कोई भी चीज़ चले। बट बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करी थी सना, वैसे आपका बहुत शुक्रिया साबिर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। तमाम गुफ्तगू आपने ज़रूर सुनी है, जाने से पहले आपको ये अपडेट ज़रूर देनी है कि ICC के एक आला सतह वफ़द ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको एक नज़र में रखा जा रहा है। इसी के साथ साथ कराची स्टेडियम की भी बात करते चलें तो उसका भी दौरा हुआ और तमाम तर जो वेन्यूज़ हैं इनको एक पूरी रिपोर्ट के तहत इनकी जो अपडेट्स हैं वो ICC तक पहुंच रही हैं। तो मैं कुछ अरसे से, पिछले कुछ 15-20 दिन से देख रहा हूं कि हमारी जो एक मेरे ख्याल से हमारा एक बड़ा फेवरेट डिजिटल मीडिया के ऊपर काम है कि मीम्स बड़े अच्छे बनाते हैं, तो आप बिल्कुल बनाइए, लेकिन जहाँ पर आप ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या ऐसे कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं कि जी स्टेडियम्स तैयार नहीं होंगे, मैं चाहूँगा कि इससे गुरेज करें। स्टेडियम्स बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल टाइम के ऊपर जो एक वक्त दिया गया है उसी के वक्त के मुताबिक जो है उनको डिलीवर किया जाएगा और भरपूर तरीके से आप चैंपियंस ट्रॉफी इन नए स्टेडियम्स में देखेंगे, नए और इम्प्रूव स्टेडियम्स में देखेंगे। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, यकीन रखिए काम बिल्कुल ठीक तर्ज पर चल रहा है और ICC को पूरी अपडेट्स है। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त।